जी। एनीथिंग। ओके जी। सो पोर्ट्स पे हम कल थे। पोर्ट्स के मुतालिक हम डिस्कशन जब हमने स्टार्ट किए तो हमें ये पता चला कि पोर्ट्स हमारे पास वो जरिया है जिस जरिए से एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो आउटसाइड की दुनिया के साथ डेटा एक्सचेंज करता है या कम्युनिकेट करता है। बाहर की फिजिकल दुनिया जो है जिसमें इंसान रहते हैं, इस दुनिया के साथ अगर कंप्यूटर प्रोग्राम ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या इंटरेक्शन करना है तो वो किसके जरिए से होगा? पोर्ट्स के जरिए से। पोर्ट्स असल में क्या है? मीडियम है। मीडियम। मीडियम का क्या मतलब होता है? मीडियम का मतलब वो जरिया होता है जिस जरिए से आप कोई काम कर रहे होते हैं। पोर्ट वो जरिया है जिस जरिए से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं बाहर कंप्यूटर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में। ओके। सो इसके बाद ना फिर हमने जरा ये देखा था कि कुछ पोर्ट्स आपको फिजिकली नजर आते हैं, हार्डवेयर पोर्ट्स बोल रहे होते हैं, और कुछ पोर्ट्स आपकी ऐसी होती हैं जो आपको, और सारी पोर्ट्स असल में कुछ पोर्ट्स यानी सॉफ्टवेयर पोर्ट्स भी हैं, कुछ नहीं। असल में पोर्ट्स होती ही सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर है। और जो बाहर पोर्ट्स नज़र आ रही होती हैं वो भी बेसिकली अंदर जाके किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पोर्ट्स के साथ अटैच हुई हुई होती हैं। अच्छा, फिर हमने प्रोसेसेस का देखा था कि कोई भी रनिंग चीज़ है जो कि कंप्यूटर के अंदर इस टाइम चल रही है उसको आप प्रोसेस बोलोगे। हर प्रोसेस, ज़्यादातर प्रोसेसेस जो होते हैं वो कोई ना कोई पोर्ट भी एक्वायर करके बैठे होते हैं। फिर हमने एक चीज़ देखी कि 65,535 टोटल पोर्ट्स होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर, जिसमें से 1024 यानी 0 से लेकर 1024 तक की जो पोर्ट्स हैं, यानी 1023 तक टेक्निकली, वो पोर्ट्स कंप्यूटर किसी को भी नहीं देता, वो उसने अपने इंटरनल इस्तेमाल के लिए रखी हुई होती हैं। उससे आगे की जो पोर्ट्स होती हैं वो यूज़र खुद इस्तेमाल कर सकता है। जो कंप्यूटर पोर्ट्स अपने लिए रखता है यानी किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता, उसको आप सिस्टम पोर्ट्स कहते हो। और वो उसके अलावा जितनी भी पोर्ट्स हैं वो आपकी यूज़र पोर्ट्स हैं, क्योंकि उनको यूज़र अपनी मर्जी से भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा जी, अब हमने कल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। वो क्या था कि जो भी एक रनिंग प्रोसेस है वो अगर एक पोर्ट भी लेकर बैठा हुआ है तो अब आप उसको क्या कहोगे? ये एक सर्विस चल रही है उस एक पोर्ट के ऊपर। इसकी एग्जांपल आज मैं थोड़ी सी रियल लाइफ से पहले दूंगा, उस एग्जांपल को ज़रा अंडरस्टैंड करना है सबने, और फिर आपको हम यहाँ से ज़रा आगे लेकर जाएंगे। आज ज़रा मैं तेज़ चलूंगा। वो क्या चीज़ है? मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको आपके घर के किचन की। घर के किचन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं। मिसाल के तौर पर एक ओवन मौजूद है। वो ओवन जो है वो आपको 24 घंटे घर में अवेलेबल तो है, लेकिन इस्तेमाल 24 घंटे हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है। अवेलेबल, सर्विस अवेलेबल है, लेकिन वो इस्तेमाल 24 के 24 घंटे होगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी मौजूद होती हैं जो 24 के 24 घंटे जब भी कंप्यूटर चल रहा है, जितनी देर के लिए चल रहा है, वो सर्विसेज आपको अवेलेबल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तेमाल भी हो रही हो। ओके। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वैसे ही समझना है जिस तरीके से घरों के अंदर आपके पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। टीवी लाउंज के अंदर टीवी देखने की सर्विस अवेलेबल है। क्या 24 घंटे टीवी चलता रहता है? नहीं। इसी तरीके से ओवन है, इस्त्री है, बहुत सारी वॉशिंग मशीन है, जितनी भी अप्लाइंसेज हैं, ये सर्विसेज सारी की सारी घरों में अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 24 के 24 घंटे इस्तेमाल भी हो रही हो। लेकिन ये तमाम की तमाम सर्विस एक ख़ास जगह के ऊपर घर के मौजूद होती हैं। ओवन अक्सर किचन में ही होता है। टीवी हमेशा टीवी लाउंज के अंदर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो एक ख़ास जगह के ऊपर मौजूद हैं। अगर आपको वो सर्विसेज लेनी है तो आप उन ख़ास जगहों के ऊपर जाएं और वो सर्विसेज ले लें। से ही आपका कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही कुछ सर्विसेज ऑन कर देता है, कुछ सर्विसेज ऑन कर देता है। उन सर्विसेज में से एक एसएच है, एफटीपी है, एचटीटीपी है और डीएनएस है। ठीक है, ये मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज कंप्यूटर चलते ही ऑन कर दे रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमन हर टाइम इस्तेमाल भी हो रही हो।
ओके, ये वैसे ही बात है जिस तरीके से अभी मैंने ओवन वाली एग्जांपल आपको दिया। अंडरस्टैंड दिस थिंग, कंप्यूटर जैसे ही ऑन होगा, आपने उसको जैसे ही ऑन किया है, उसने कुछ सर्विसेज भी साथ इनिशिएट कर दी हैं। इनिशिएट का मतलब है उसने वो सर्विसेज भी चला दी हैं। वो सर्विसेज जितनी भी हैं, वो सर्विस एक खास जगह के ऊपर अवेलेबल है। जिस तरीके से ओवन किचन में अवेलेबल था, टीवी टीवी लाउंज में अवेलेबल था, ये सर्विसेज भी कंप्यूटर के अंदर एक खास पोर्ट के ऊपर अवेलेबल तो होंगी, हर पोर्ट पे अवेलेबल नहीं होगी। गौर से समझें इस बात को। एसएसएच की जो सर्विस है, एसएसएच की सर्विस क्या है ये हम देखेंगे बाद में, मैं एक एक से करके ना इन सर्विसेज के ऊपर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले हर बंदे ने ये माइंड में रखना है कि जितनी भी सर्विसेज चलेंगी, वो हर सर्विस, हर चलने वाली सर्विस एक खास पोर्ट के ऊपर अवेलेबल होगी। एसएसएच की सर्विस 22 नंबर पोर्ट पे अवेलेबल होगी। पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर के अंदर जो एसएसएच की सर्विस है वो 22 नंबर पोर्ट के ऊपर अवेलेबल होगी। एफटीपी की सर्विस 20 पे हो सकती है और 21 पे हो सकती है, ठीक है। एचटीटीपी की सर्विस 80 नंबर पे होगी। डीएनएस की सर्विस 53 नंबर पे होगी। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, तो आपको मैं बताता जाऊंगा कि एसएसएच की जो सर्विस है, इसके जरिए से आपका क्या काम आसान हो रहा होता है। ये वैसे ही बात है, ओवन के जरिए से क्या काम आसान हो रहा है, वो है हीटिंग का। किसी भी चीज को हीट करना है, कम टाइम में करना है, ओवन आपको उसको हीट करने की सर्विस देता है। इसी तरीके से ये कंप्यूटर के अंदर जो सर्विसेज हमने अभी चलाई हैं, ये सर्विस भी कोई ना कोई काम आपको करके दे दिया। वो काम क्या काम है, इसको हम लेटर ऑन, जैसे ही हमारा वेब का कंटेंट अनवील होगा, आपको पता चलता जाएगा कि एसएसएच क्या कर रहा है, एफटीपी क्या कर रहा है, और इसी तरह की बाकी सर्विसेज क्या क्या काम कर रही होती हैं। दैट्स इट, यहाँ तक पोर्ट का कॉन्सेप्ट मुकम्मल। किसी का आप तक कोई सवाल है तो वो यहाँ पर डिस्कस करे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा आगे चलना है और फिर मुझे वेब के अंदर जरा जंप करना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, प्लीज डिस्कस इट। जी, सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस, ओके सर, क्लियर है। क्लियर है जी। हाँ जी, सब सब क्लियर। जी ऑल सर। ओके। कितने लोग हैं जी? 15 जी। सबको क्लियर है? कोई और बताए जी अजहर के अलावा? जी सर। अवैस, क्या सीन है? अनम्यूट करके बोल रहे हैं। चलो, ये नहीं बोल रहा। यस सर, अभी तो कुछ क्लियर हो गया, बाकी मैं सेकंड सेट से देख लूंगा। जो 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 कुछ क्लियर नहीं हुआ वो बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? मुझे स्टार्ट से समझ नहीं आया पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स है क्या ये, तो अच्छा, मैं कल क्लास में ली थी। ओके ओके, ठीक है जी, कवर करता हूँ अभी। हाँ जी, कोई और इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है ना वैसे? नो सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके फाइन जी। एनीवन, कोई और? इरफान? जी सर। क्लियर है? जी सर। ओके जी। ईमान? यस। सर क्लियर है। ओके, आगे आ जाए जी। महानूर जी, क्लियर है या कोई है क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है सर। क्लियर है? सवाल का ना आना भी बाज दफा ये होता है कि टॉपिक तो क्लियर नहीं है लेकिन सवाल भी नहीं है। ओके ओके जी। सो बेसिकली ना, जो पोर्ट है ना, पोर्ट असल में, अगर मैंने शुरू में भी रिपीट किया है कि पोर्ट क्यों ज़रूरत पड़ जाती है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को पोर्ट इसलिए ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करनी पड़ जाती है क्योंकि उसने एक
चलते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर वर्ड प्रोसेसर जो है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसके अंदर आपको लिखना होता है। लिख कहाँ से रहे होते हैं? बाहर की दुनिया से, यानी मैं बाहर बैठ के अपने टेबल पे कीबोर्ड के जरिए से टाइपिंग कर रहा हूँ। जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो असल में मुझे कंप्यूटर के अंदर जाकर नजर आ रहा है। तो ये जो टाइप हुई मेरी कीज हैं, ये कंप्यूटर के अंदर कैसे पहुंच रही हैं? ये पोर्ट के जरिए से पहुंच रही हैं। ठीक है, ये मेरी कीज जो है, जो भी मैं कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा हूँ, वो सारी की सारी कीज जाती हैं एक खास पोर्ट पे। वो पोर्ट असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास जब वो डाटा जाता है तो वो उस डाटा को उठा के, यानी उन कीज के डाटा को उठा के अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। यानी कि पोर्ट्स क्या कर रही हैं? ये बाहर की दुनिया से डाटा लेकर अंदर की दुनिया तक पहुंचा रही हैं। वैस ओके? यस सर, ओके कंसेप्ट, ओके सर। ग्रेट, गुड। ये पोर्ट्स का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि बाहर की दुनिया से डेटा अंदर तक पहुंचाना किसके जरिए से होगा? पोर्ट के पोर्ट जरिए के से। जरिए से होगा। वेरी गुड, ओके जी, नाइस। आगे हम जरा चलते हैं जी। अब अगली जो चीज है ना, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। मैंने इसको ज्यादा लंबा इसे नहीं खींचना, मैंने पिछली दफा इसे बहुत खींचा था। आई थिंक वो जरा अननेसेसरी भी हो गया था। आईपी एड्रेस से मुराद असल में होता क्या है? आईपी एड्रेस, एक स्क्रीन मेरी शेयर है? नहीं है शेयर, अच्छा जी। आईपी एड्रेस सिंपल, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ना, ये असल में आपको इस तरीके से नजर आएगा 192.168.1.1, यानी कि 4 नंबर्स आपको नजर आएंगे जिनके बीच में असल में एक डॉट लगा हुआ होगा। ठीक है, ये जो 4 नंबर्स है ना, इस फॉर्मेट में, इसको आप क्या कहते हो? ये एक आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस को आप आम जबान में, यानी कि कंप्यूटर की जबान में, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हो। इसकी एनालॉजी ये है डेली लाइफ के साथ, कि जिस तरीके से हर घर का एक एड्रेस होता है, इसी तरीके से हर कंप्यूटर का भी इंटरनेट की दुनिया में एक एड्रेस होता है। इंटरनेट की दुनिया में जितने भी इस टाइम कंप्यूटर्स की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आइदर वो मोबाइल है, या वो आपकी एप्पल वॉच है, या कोई एंड्रॉयड वॉच है, या कोई किसी भी कंपनी की वॉच है, या कोई बैंड है जिसके साथ, जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई भी कंप्यूटर है, या कोई भी टैबलेट है, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, टू द इंटरनेट, कोई भी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इंटरनेट ने अपने साथ जुड़ी हुई उस चीज को एक एड्रेस दिया हुआ है, एक एड्रेस दिया हुआ है। वो जो एड्रेस है ना, उसको आप क्या कहते हो? वो एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, उसको, उस एड्रेस को आप आईपी एड्रेस कहते हो। ये वैसे ही बात है जिस तरीके से जमीन के ऊपर बनने वाला कोई भी घर किसी भी जगह पे बन जाए, हर घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। इसी तरह से आईपी एड्रेस भी हर उस डिवाइस का होगा जो कि इंटरनेट से जाकर कनेक्ट होगी। नजर कैसे आएगा आपको? ऑब्वियसली जैसे मैंने दिखाया, 192.168.1.1, 3 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे जिनके बीच में 3 डॉट्स होंगे। इसको आप कहते हो, ये क्या है? ये आईपी एड्रेस है। अंडरस्टैंड? इतनी सी ही डिटेल मुझे बस बतानी है, आगे मैं इसमें नहीं जा रहा। इसकी अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, कैसे बनता है, इसके लिए पूरी नेटवर्किंग थोड़ी सी मुझे ओपन करनी पड़ जानी है, पूरा टाइम इसी में लग जाए। ओके जी, आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलें? यस सर। ओके, हाँ जी, कोई और? यस सर। कोई ये किसी के सर हो गया उसमें? क्लियर, नेक्स्ट ओके सुन रहे हैं अब। ओके ओके, गुड। ओके जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड जो होता है ना, अब इसको जरा गौर से समझना है आपने। नेटवर्क कार्ड असल में जिस तरीके से आप एक कंप्यूटर के अंदर रैम इंस्टॉल करते हो ना, इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क कार्ड भी इंस्टॉल करते हो। नेटवर्क कार्ड बोल दूं या मैं वाईफाई कार्ड बोल दूं, ये बात एक ही है। ठीक है, ये जो नेटवर्क कार्ड है, ये नेटवर्क कार्ड वो डिवाइस है जिस डिवाइस के जरिए से आप इंटरनेट को इस्तेमाल करने के काबिल होते हो। अगर मैं आपके सिस्टम से नेटवर्क कार्ड निकाल दूं तो आप अपने सिस्टम से इंटरनेट इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं होगे। अच्छा जी, ये जो नेटवर्क कार्ड है ना, आईपी एड्रेस का और नेटवर्क कार्ड का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। जितने, यानी कि असल में जो इंटरनेट है वो
जिस यानी कि वो जो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है ना, वो असल में एक नेटवर्क कार्ड को असाइन कर रहा होता है, वो कंप्यूटर को असाइन नहीं कर रहा होता। उसके लिए कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता, वो बस ये देखता है कि किस चीज़ के ज़रिए से मेरे पास ट्रैफिक भेजी जा रही है और कौन सी चीज़ ट्रैफिक रिसीव कर रहा है। नेटवर्क कार्ड के पास की दोनों कैपेसिटीज़ होती हैं, दोनों कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि यहाँ से ट्रैफिक आपके कंप्यूटर की निकल के इंटरनेट पे जाती है और इंटरनेट से भेजी आने वाली इंफॉर्मेशन इसके ज़रिए से गुजर के आपके कंप्यूटर में आती है। तो असल में ये नेटवर्क कार्ड एक वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए से जो इंटरनेट के साथ आपकी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो हो रही होती है। अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड लगा दिए जाएं तो उसी कंप्यूटर के ऊपर दो आईपी ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। एक नेटवर्क कार्ड, फर्ज किया एक नेटवर्क कार्ड का नाम ए है और दूसरे नेटवर्क कार्ड का नाम बी है, तो और वो दोनों के दोनों एक ही कंप्यूटर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक आईपी नेटवर्क कार्ड ए को मिलेगी, दूसरी आईपी नेटवर्क कार्ड बी को मिलेगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आप नेटवर्क कार्ड को एक से ज़्यादा उसका साइज बढ़ा देते हो तो हैं वो दोनों एक ही कंप्यूटर के अंदर, तो अब आपको लगेगा कि एक ही कंप्यूटर के दो आईपीज हो गए हैं। अंडरस्टैंड? सो असल में आईपी का ताल्लुक किसके साथ है? नेटवर्क कार्ड के साथ। नेटवर्क कार्ड जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा हर नेटवर्क कार्ड की अपनी आईपी। एक कंप्यूटर के अंदर अगर दो नेटवर्क कार्ड्स लगे हुए हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर असल में दो आईपीज ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। ओके, कोई भी इस चीज को लेके कंफ्यूज ना हो कि एक कंप्यूटर का एक ही आईपी एड्रेस हो सकता है, एक कंप्यूटर के काफी सारे आईपी एड्रेस भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके जी, आखिरी मैंने सर जी जी प्लीज। सर आपने बोला ना नेटवर्क कार्ड, ये मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये वाईफाई जो है ये सारा नेटवर्क कार्ड के जरिए से ऑपरेट कर रहा है ना। मतलब हम किसी और से जैसे हॉटस्पॉट ले लेते हैं, ये भी नेटवर्क कार्ड? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे किसी मोबाइल का आईपी एड्रेस है, उसका चेंज करते हैं तो उसकी तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, इसका नुकसान तो कोई नहीं है? नुकसान क्या मतलब? यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मोबाइल है उसका आईपी सर चेंज चेंज कर दें और किसी मोबाइल का आईपी लगा दें उसे, एड्रेस तो उसका चेंज हो जाए लेकिन चलेगा तो सही, इसका हाँ, नुकसान तो कोई नहीं है एक नहीं, आईपी कोई दूसरे को नुकसान, लगा दें? कोई नुकसान नहीं, कोई ओके नुकसान। सर। हाँ, अच्छा जी, अब आखिरी जो चीज़ है ना आज की, वो मैंने लिखी है यहाँ पे, लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस क्या होता है? लूप बैक एड्रेस असल में ना हर कंप्यूटर का जो लूप बैक एड्रेस होता है ना, वो होता है 127.0.0.1। ठीक है, लूप बैक एड्रेस, इसको जरा गौर से समझना है, ये बहुत आसान सी वैसे चीज़ है। ये जो मैंने लफ्ज आईपी लिखी है ना 127.0.0.1, इसको हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं या इसको आम जबान में हम लोकल होस्ट भी बोल देते हैं। जो एडवांस सेमेस्टर्स में बच्चे जा चुके हैं ना, यानी तीसरे चौथे में पांचवें सेमेस्टर में, उन्होंने अगर 1 to 7 आईपी नहीं देखी तो कम से कम ये लोकल होस्ट का लफ्ज जरूर सुना होगा या देखा होगा। ठीक है, लोकल होस्ट लिखा जाए या 127.0.0.1 लिखा जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लूप बैक एड्रेस। ओके, इसको हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। अब ये लूप बैक एड्रेस होता क्या है, इसको जरा समझना है आपने। लूप बैक एड्रेस असल में अपने ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, बस इसको आप यूं समझें। इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है, मैं उसको थोड़ा सा बाईपास कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेट आपको ऑटोमेटिकली जरा समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा सा एक ट्रिक खेल रहा हूँ, वो ट्रिक को जरा समझना है आपने बस। वो ट्रिक क्या है कि जी लूप बैक एड्रेस यानी कि अगर मैं लोकल होस्ट लिखूं या मैं 127.0.0.1 लिखूं, इसका मतलब है मेरा अपना कंप्यूटर, यानी कि मैंने अपने यहाँ से टैब पे आया हूँ और लोकल होस्ट लिखा है, तो यहाँ से लोकल होस्ट लिख के अगर मैं एंटर करूंगा तो असल में रिक्वेस्ट जो जाएगी वो मेरे अपने ही कंप्यूटर के पास जाएगी। ओके, या मैं 127 ये 0.0.1 लिखूंगा, इसको लिख के जब मैं
एंटर करूंगा तो असल में रिक्वेस्ट मेरे अपने कंप्यूटर के पास ही जाएगी, मेरे यानी इंटरनेट के पास नहीं जाएगी, वो असल में मेरे अपने कंप्यूटर के अंदर ही रहेगी। ओके, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक का लफ्ज इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये अपने ही कंप्यूटर के अंदर लूपिंग करता है, बाहर निकलता ही नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में जाता ही नहीं है। लेकिन कब नहीं जाता, जब हम 127.0.0.1 लिखते हैं या इसकी जगह पे लोकल होस्ट लिखते हैं। ओके, क्लियर है? इसमें मैं एक छोटी सी डिटेल है, वो मैं डिटेल जान के नहीं बताई आपको मैंने। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? यस सर। ओके जी। अच्छा, ये मैंने एक लिंक ओपन किया हुआ है, इस लिंक को जरा गौर से देख लें। इस लिंक के अंदर जो है ना, जिन लोगों को पोर्ट में मसला है वो अगर इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि पोर्ट्स क्या हैं, और कोई सवाल होगा तो वो पूछ लेंगे। यहाँ पर ना जो काम की चीज़ है ना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है, जब भी कोई कंप्यूटर चलता है, यहाँ पे देखो वो बता रहा है कि एक कंप्यूटर के अंदर कितनी पोर्ट्स हो सकती हैं, 65,535। जब भी कोई कंप्यूटर चला है, आपने उसको ऑन किया है, तो उसने सबसे पहले नंबर, उसने कुछ सर्विसेज आपको बगैर बताए वो सर्विसेज चलाई हैं। उनमें से एक सर्विस है FTP, जो कि पोर्ट नंबर 20 पे और 21 पे मौजूद होती है, चल रही होती है। फिर एक सर्विस SSH है, जिसको सिक्योर शेल कहते हैं, पोर्ट नंबर 22 पे अवेलेबल है। SMTP ये सर्विस है एक, मैं बताता जाता हूँ इसको, मैं चलो अभी बताता जाता हूँ कि FTP क्या होती है। FTP की वो सर्विस है जिसके ज़रिए से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास फाइल्स भेज सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मैं किस सर्विस को इस्तेमाल करूँगा, FTP को, जो कि किस पोर्ट के ऊपर मौजूद है, पोर्ट नंबर 20 पे और पोर्ट नंबर 21 पे। अगर मैं पोर्ट नंबर 20 पे और 20 या 21 पे जाकर एक फाइल दूंगा, तो वो फाइल असल में जिस कंप्यूटर के पास भी भेजूंगा उसका भी एड्रेस दूंगा, तो वो उस कंप्यूटर के पास वो फाइल मेरा कंप्यूटर भेज देगा। फिर एक और सर्विस है जिसको हम कहते हैं SSH, किस पे चल रही है, पोर्ट नंबर 22 पे। करती क्या है असल में, ये करती ये है कि मैं अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ, इसके जरिए से, SSH के जरिए से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर है जी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो हम ईमेल्स भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जो ईमेल भेजते हैं, उस ईमेल को भेजने का भी के लिए भी एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं SMTP, पोर्ट नंबर 25 पे चल रही है। फिर एक DNS है, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से रगड़ा लगाना है, इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, इसको मैं भी कवर नहीं कर रहा। बहरहाल DNS को भी मैं थोड़ा सा क्या बता ही देता हूँ। करती क्या है, ये असल में डोमेन लेती है और उसका IP निकालती है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा है facebook.com, facebook.com का जो कोई ना कोई इंटरनेट के ऊपर IP एड्रेस भी होगा। हमें ये IP एड्रेस कैसे पता चलेगा, ये DNS लेकर आता है हमारे लिए। DNS को हम facebook.com भेजते हैं, DNS हमें facebook.com का IP एड्रेस बता देता होता है, किस पोर्ट पे चल रहा है, 53 पे। फिर HTTP है, HTTP के बारे में हमने शायद पहले डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिस्पॉन्स आता है, इसको तो आगे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। 80 पे चल रही होती है। फिर आपके पास NTP है, NTP जो है 123 पे चल रहा है। BGP 179, HTTPS 443 और फिर IPsec 500 पे, 587 पे फिर SMTPS, ओके, और फिर RDP ये 3389 पे। सो ये कुछ ना आपके पास सर्विसेज हैं। अगर ये इस लिंक को आप कवर लिखोगे ना फुल लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ से आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस पोर्ट के ऊपर क्या चल रहा होता है। अभी ये देखो यहाँ पर वो बता रहा है आपको 1 के ऊपर, पोर्ट नंबर 1 पे TCP/MUX ये एक प्रोग्राम चल रहा है, और फिर ये आपको हर पोर्ट के साथ साथ उसका एक मिलता रहेगा। 22 पे भी SSH, 22 पे SSH, और नीचे आते आओगे ये पूरी, यानी कि आपके पास लिस्ट मौजूद है। इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, बल्कि ये इस आर्टिकल के आखिर में है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर की किस पोर्ट पे क्या चीज़ कंप्यूटर खुद ब खुद चला देता है। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल
उसको सवाल पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, एनीवन? एनीवन? ओके सर, क्लियर है। ओके। ओके जी, सो अब मैं जंप करने जा रहा हूँ आखिर में, टेस्ट फ्लास्क टेस्ट डॉट पी वाई। स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने बोला? यस सर। Yes, sir. ओके। जी, ये कोड जरा कोई देखे, देख तो सारे ही रहे हैं। इस कोड में कोई ऐसी चीज है जो हमने क्लास में पाइथन पढ़ते हुए डिस्कस नहीं की? जब हमने पाइथन कवर किया है तो हमने पाइथन कवर करते वक्त जो भी चीजें कवर की हैं, जो मैंने कोड लिखा है, क्या इस कोड के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि हमने उस दौरान ना कवर की हो? Sir, at the rate app. रियली? हमने एट द रेट ऐप कवर नहीं किया? एट द रेट के साथ कुछ कवर नहीं किया? सर वो तो एक ईमेल आईडी यूज की थी स्क्रीन पे शो करने के लिए। अच्छा, ओके। डेकोरेटर्स पढ़े हैं हमने? यस जी सर, सर। पढ़े हैं। तो ये एट 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 के साथ नहीं इस्तेमाल करते थे डेकोरेटर्स? हम्म, जी हम्म, सर। ये डेकोरेटर है। ऐप इज अ डेकोरेटर। लाइन नंबर 5। ओके जी। कोई और कोई बंदा, किसी को इस कोड के अंदर कोई ऐसी चीज नजर आई है जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस ना की हो पाइथन पढ़ते वक्त? एनीवन? जी, कोई है जी ऐसा बंदा? नहीं है। ओके। अच्छा जी, इसको ना आप जरा गौर से देखना है सबने। इसको मैं चलाता हूँ पहले, चला के देन हम जरा चलते हैं। डॉक्यूमेंट ट्रेल एंड इसका नाम हमने क्या रखा है? पाइथन टेस्ट फ्लास्क लिख दिया मैंने। अच्छा, इसको ना जरा देखें। अब मैंने ना यहाँ पर आके जो मैंने यहाँ पर फाइल बनाई थी ना, फ्लास्क टेस्ट डॉट पी वाई, इस फाइल को मैंने सेव किया था फ्लास्क टेस्ट डॉट पी वाई के नाम से। मैंने आके यहाँ पर कमांड दिया पाइथन फ्लास्क टेस्ट डॉट पी वाई। इसमें जो सबसे, मैं बार बार आप लोगों से पूछ भी रहा था कि कोई चीज़ ऐसी थी जो इसमें हमने ना देखी हो, तो वो इंपोर्ट वगैरह तो आपको पता है कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्लास्क ऐसी एक एलियन सी चीज़ थी जो असल में आपने पहले नहीं देखी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्लास्क है क्या चीज़। फ्लास्क असल में, लास्ट टाइम आपको मैं बताया था कि अब कुछ चीज़ें आप कैसे इंस्टॉल करते थे, पिप इंस्टॉल करते, पिप इंस्टॉल, और जो चीज़ों का नाम पिप इंस्टॉल का याद है ना, कि पिप इंस्टॉल क्या करता था? यस सर। हाँ जी, क्या करता था पिप इंस्टॉल? सर आपने बताया था कि इसमें पूरे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो होते हैं और आप रन कर सकते हैं कोई कोड वगैरह।
यस, पिप इंस्टॉल को मैं दोबारा फिर बता रहा फाइल हूँ। सेव होती है। जी सर। यस, गौर से समझे दोबारा से। बहुत सारे काम आपको अपनी डेवलपमेंट के दौरान बार बार करने पड़ते हैं, तो कुछ लोगों ने वो जो रिपीटेडली काम आपको करने पड़ते हैं ना, उन कामों को करके इंटरनेट के ऊपर उसका सोल्यूशन रख दिया है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सिंपली जाकर पिप के जरिए से उस कोड को अपने कंप्यूटर के ऊपर ले आते हो और उसको इस्तेमाल करके अपना काम कर लेते हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, यस सर। ये होता है इसके जरिए से। इसके ये काम हम कैसे करते हैं, हमें जो भी कोड चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल लिखकर उसके आगे वो उसका नाम लिख देते हैं, उसका कोड हमारे पास आ जाता है। जैसे पिप इंस्टॉल फ्लास्क अगर लिखेंगे तो हमारे पास इंटरनेट पे फ्लास्क एक चीज मौजूद है जो कि हमें हमारे कंप्यूटर पर आ जाएगी। मैं ये पहले इसे कर चुका था, तो इसलिए मैंने ये स्टेप नहीं किया। मैंने डायरेक्टली पाइथन के जरिए से उस फाइल को चला दी है जो मैंने अभी यहाँ पर सेव की थी। अच्छा, अब जरा इसको गौर से देखना है आपने। जैसे ही मैंने इस फाइल को चलाया है ना, फ्लास्क टेस्ट डॉट पी वाई को, यहाँ पर मेरे पास ना कुछ लाइनें लिखी हुई आई हैं। ये जो लाइंस है ना, इस लाइन को जरा गौर से देखना है। सर्विंग फ्लास्क ऐप, जो भी मेरी फाइल का नाम था, ये वो फाइल का नाम आ रहा है। डीबग मोड ऑफ, फिर एक रेड कलर का मैसेज आया है, और फिर यहाँ पर उसने एक लाइन लिखी है, ये लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसने कह दी रनिंग ऑन ये इस पे, और ये देखो एक यहाँ इसने कोलन के बाद नंबर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे इस पकड़ो, ये चीज क्या है जो बताएगा? 127001 सर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। कोई और बताए जी? गुड, आईपी एड्रेस ये कौन सर सा एड्रेस अपने है जी? ही लोकल, अपने ही सर कंप्यूटर, लूप एड्रेस। अपने ही जैसे लूप फिर कंप्यूटर। बैक से एड्रेस। सर लूप फिर बैक से एड्रेस है लोकल होस्ट। हाँ, ये लूप बैक है, लूप बैक है। ओके, ये लूप बैक एड्रेस है। अच्छा, ये जो चीज है ये HTTP, ये क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है, सर्विस, सर्विस या प्रोटोकॉल। ओके, और ये जो कोलन लगा हुआ है ना, आईपी एड्रेस और इस नंबर के बीच में एक कोलन लगा हुआ है। ठीक है, ये कोलन के बाद जो ये कोलन के बाद वाला जो नंबर है ना, ये असल में इसको आप कहोगे ये है पोर्ट नंबर। ओके, पोर्ट नंबर। क्लियर? यस सर। हाँ, असल में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मैंने इस प्रोग्राम को चला दिया है, फ्लास्क टेस्ट डॉट पी वाई को उसने रन किया है किस कंप्यूटर के ऊपर? इस कंप्यूटर के ऊपर। और ये कौन सा कंप्यूटर है? आपका कंप्यूटर है सर, अपना मेरा जीरो अपना कंप्यूटर। ओके, लूप बैक एड्रेस है ये, तो इसका मतलब मेरा कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर के ऊपर वो क्या कहता है कि मैंने फ्लास्क टेस्ट को रन कर दिया है आपके अपने कंप्यूटर पे, और आपके अपने कंप्यूटर पे रन करने के बाद उस प्रोग्राम को अटैच कर दिया किस पोर्ट के साथ? 5000 के साथ। 5000 5000, यानी कि ये वाला प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में है किस कंप्यूटर पे? मेरे अपने कंप्यूटर पे, और मेरे अपने कंप्यूटर की किस पोर्ट के ऊपर? 5000 नंबर पोर्ट के ऊपर। क्लियर? यस सर। ओके, अब हम जरा इसको चेक करते हैं। इसको अब मैं जरा चेक करता हूँ। इसका पूरा मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर के अंदर, इसको आके मैं एंटर करता हूँ, और ये देखो ये आ गया हेलो वर्ड। ये हेलो वर्ड कहाँ लिखा था मैंने? ये हेलो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा था। इसको मैं समझाता हूँ अभी ये कैसे आ गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसकी बात पे जरा एतबार करो। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये आपका चला हुआ जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैंने आपके ही कंप्यूटर पर चलाया है और आपके कंप्यूटर की पोर्ट नंबर 5000 पर चलाया है। मैंने कहा चलो चेक करते हैं। इसको जब मैंने हिट किया है, यानी जो उसने मुझे यूआरएल लिंक बना के दिया था, इसको मैंने उठा के जब वेब ब्राउजर में पुट किया है, तो यहाँ से जब मैंने एंटर किया तो असल में वाकई ही मेरे पास हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर HTML जिसको बेसिक सी आती है, यहाँ पर अगर मैं
H1 लिखो, इसको बंद करके चलाना पड़ेगा। तो जरा देखो, ये देखो, ये अब क्या हो गया, बोल्ड हो गया ये। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करता हूं, अब हमें ये बात पता है कि ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है फ्लास्क टेस्ट डॉट py, ये असल में किस पोर्ट के ऊपर जो अवेलेबल है 5000 पे। मैं ऐसा करता हूं, मैं 5000 के बजाय 5001 पे रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। देखो रिजल्ट नहीं आया मेरे पास, ठीक है, क्यों नहीं आया रिजल्ट? सर वो क्योंकि पोर्ट सर नंबर 5000 पे चल रही थी इसलिए। वो प्रोग्राम 5000 पे अवेलेबल है और किसी पोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारे पास वहां पर रिस्पांस भी किसी और पोर्ट पे अगर मैं भेजता रहूंगा रिक्वेस्ट, अपने ही कंप्यूटर की 7000 नंबर पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, कुछ नहीं आ रहा। मुझे उसी पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी जिस पोर्ट के ऊपर मेरा प्रोग्राम इस टाइम रनिंग फॉर्म में मौजूद है। ओके, क्लियर? हाँ सर क्लियर। अच्छा, अब ये जो फ्लास्क है ना, ये सारे का सारा काम किया फ्लास्क ने। अब जरा गौर से समझो, हमें अपने कंप्यूटर, अपने प्रोग्राम को या फ्लास्क की फाइल को, ये पाइथन की ये फाइल है ना बेसिकली, ये इस पाइथन की फाइल को एक खास पोर्ट पर चलाने के लिए हमें हमारी मदद की है किसने? फ्लास्क ने। हमने अपने कंप्यूटर के यानी पाइथन के प्रोग्राम के अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी कि हमारे प्रोग्राम को आपने एक खास पोर्ट के ऊपर चलाना है। ये बात हमने कहीं पर इस पूरे कोड के अंदर नहीं बताई हुई कि हमारा जो कोड है ये खास पोर्ट पर चलेगा। ये बात हमने इसको नहीं बताई हुई। हमने सिर्फ फ्लास्क से ये बात की है कि भाई हमारे प्रोग्राम को रन कर दो। अगला काम फ्लास्क ने किया है कि उसने अपने ही हम वही जो प्रोग्राम है वो हमारे अपने कंप्यूटर पे रन किया और उसको एक पोर्ट के साथ भी जोड़ दिया है। ये सारे का सारा काम किसने हमें दिया है? फ्लास्क ने ऑटोमेटिकली करके दिया है, ठीक है। और उस वो फ्लास्क की ऑटोमेटिकली ये काम करने से ये चीज़ हमारे लिए आसान हो गई कि हम उसके ऊपर आए, वेब ब्राउज़र पे आए और पोर्ट नंबर 5000 पे आकर हमने उसको जैसे ही हिट किया तो हमारे पास हमारे प्रोग्राम का बनाया हुआ हेलो वर्ल्ड सामने आ गया। अंडरस्टैंड? फ्लास्क ने बेसिकली ये काम क्या किया है कि पोर्ट एक प्रोग्राम को, यानी इस प्रोग्राम को फ्लास्क टेस्ट डॉट py को एक खास पोर्ट के साथ जोड़ा और उसको वहां पर रन कर दिया। ये सारे का सारा काम फ्लास्क ने हमें मुफ्त में करके दे दिया है। हमने इस सारी चीज को करने का कोड खुद से प्रोड्यूस नहीं किया, ये काम फ्लास्क ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली मुफ्त में कर दिया है। इसलिए हमने फ्लास्क को यूज किया क्योंकि हमें हमारा प्रोग्राम एक खास पोर्ट पर चलाना था। अब ये काम यानी कि प्रोग्राम को एक खास पोर्ट पर चलाना, अगर ये काम हम खुद करने के लिए बैठते तो हमें इसका कोड लिखना पड़ता कि हम अपने प्रोग्राम को एक पोर्ट के ऊपर रन करें। ये सारे का सारा, इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ता। लेकिन फ्लास्क ने ये सारे का सारा काम पहले से किसी बंदे ने करके इंटरनेट पे रख दिया है। उसने कहा भाई आप सिर्फ फ्लास्क को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करें और उसको सिर्फ बता दें कि जी ये कोड चला दो, वो चला देगा। वो आपसे नहीं पूछेगा कि यार तुम ये पोर्ट के ऊपर कैसे मैंने इसको अवेलेबल करना है, पोर्ट किस तरीके से कंप्यूटर से लेनी है एंड ऑल दैट। ये सारे के सारे काम फ्लास्क ने ऑटोमेटिकली करके दे दिए हैं। हमने बस इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके अपना कोड इसको पकड़ा दिया। कैसे पकड़ाया? ये इसके ज़रिए से ये बताऊंगा, इसको मैं कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आऊँगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को एक ख़ास पोर्ट के ऊपर चलाने में, यानी 5000 नंबर पोर्ट पे हम पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये ना समझ ले कि आपका कोड हमेशा के लिए 5000 पे चलेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप चाहते हो नहीं ये 6000 पे चले, ये 8000 पे चले, आप इसको कर सकते हो। ये कोड एक ख़ास पोर्ट के ऊपर चलाने के लिए हमारी मदद किसने की है? फ्लास्क ने। फ्लास्क ने, और फ्लास्क को यूज़ करने का और भी हमारे मकसद हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मकसद क्या था कि हमारा कोड, हमारी पाइथन फाइल एक ख़ास किस्म की पोर्ट के ऊपर रनिंग फॉर्म में चली जाए। सो फॉर दिस पर्पस हमने इस्तेमाल किया फ्लास्क। सो आज की हमारी कन्वर्सेशन यहीं पर होगी ब्रेक। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क दैट, otherwise I think we should close it out. Yes, क्लियर है सबको या है किसी का कोई सवाल? सर हर बारी फ्लास्क का वर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि वो आईपी एड्रेस असाइन करे?
नहीं लोकल नहीं एड्रेस। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने जान के फाइल का नाम अपनी मर्जी से लिखा है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये जो ऊपर फ्लास्क इंपोर्ट मैंने किया था ना कोड के अंदर, वो इम्पोर्टेंट। तो सर फ्लास्क सिर्फ इसलिए यूज होगा ताकि हम प्रोग्राम रन कर सकें, हमारी वो पोर्ट पे वो प्रोग्राम रन हो। यस, हमारी पोर्ट पे हम प्रोग्राम रन कर सकें। हाँ हसन, हाँ जी बोलें। सर क्लास रिकॉर्ड की है आज? जी जी बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया। ओके सर। और सर आपने कहा था तो कि हमने 2 नेटवर्क कार्ड्स यूज़ किए हैं, तो हम एक नेटवर्क कार्ड से क्या वर्क प्रॉपरली नहीं होता है कि हमें 2 नेटवर्क कार्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हम 2 यूज़ करें, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर हर कंप्यूटर में एक ही नेटवर्क कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है, ठीक है, आपके ऊपर है कि आप अपने कंप्यूटर में एक नहीं 2 लगा दो, ठीक है। जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन्स है ना, इसके अंदर एक तरह की समझ लो कि 2 तरह के नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। जब आप वाईफाई यूज़ कर रहे होते हो तब आपकी और आईपी होती है, और जब आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे होते हो तो आपके फ़ोन की एक और आईपी होती है। ओके, सो बेसिकली मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास 2 तरह के ये नेटवर्क इंटरचेंजेस जो होते हैं ना, ये आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपका जो पिछला सवाल था ना, उसके अंदर सिर्फ ये लाइन है, फाइल का नाम जो मर्जी रखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, अपने नाम से बेशक रख दो, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये यूज करनी ही करनी है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, और ये जो मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। ये कोड आपको ऐसे का ऐसा लिखना पड़ेगा। आगे मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपकी करवाता रहूंगा कि आगे मजीद इसके अंदर किस तरीके से हमने चलना है। क्लियर है जी? जी क्लियर? कोई और सवाल है किसी का? हाँ सर क्लियर है बस। थैंक यू सर। चलें जी, मैं ना ग्रुप में जो आप में से यूट्यूब का एक्सपर्ट होगा उसको, उसकी मुझे हेल्प चाहिए होगी, मैं रिकॉर्डिंग उसको दे दूंगा, वो उस पर एक चैनल बना लें आप लोग, उसके अंदर ना ये रिकॉर्डिंग्स अपनी ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं गूगल ड्राइव पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर और आर्टिकल का लिंक भी शेयर कर दे ग्रुप में। जी 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 जी, वो वेब के अंदर जो स्लाइड्स है ना, उस स्लाइड्स में अवेलेबल है उसकी। चलो ओके सही है सर, थैंक यू सर। चलें जी, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।